आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हूती ने उड़ाई इजराइल अमेरिका की नींदें, अमेरिकी बहरी जहाजों पर किए ताबड़तोड़ हमले। वक्फ बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर AIM-PLB का एहतजाज। ओवैसी बोले वक्फ बिल इंतशार फैलाने वाला। नितिन गडकरी ने मुस्लिमों को लेकर दिया बयान, कहा मुसलमान बने सिविल सर्वेंट तो होगा सुधार। केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं की नहीं होगी एंट्री। बीजेपी MLA ने की गैर हिंदुओं पर बैन लगाने की मांग। इमरान मसूद ने खेली होली तो जारी हुआ फतवा। MP ने कहा अल्लाह के रिश्ते में दखल अंदाजी की जरूरत नहीं। मुल्क में औरंगजेब को लेकर मामला गरमाया, बजरंग दल और VHP ने दी बड़ी धमकी। खबरों में एलन मस्क का ग्रोक, हिंदी में गालियां हो रही वायरल। लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक पॉडकास्ट में बोले PM, चीन के साथ रिश्तों में सुधार की जताई उम्मीद। न्यूजीलैंड के PM से मिले PM मोदी, भारत न्यूजीलैंड ने डिफेंस समझौते पर किए दस्तखत। आखिरकार हूती के एक बड़े हमले ने अमेरिका इजराइल की नींदें उड़ा दी हैं। हूती ने कल रात अमेरिकी जहाजों पर इतने ज्यादा ताबड़तोड़ हमले किए कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह बर्बाद हो गए, जिसके बाद अमेरिका बुरी तरह से बौखला उठा है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही हूती ने इजराइल अमेरिका को चेताया था कि अगर रेड सी में उनका कोई भी जहाज गुजरा तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। इसी बात पर अमल करते हुए अब हूती ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। العدو الإسرائيلي بعد 4 أيام في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، واستمر في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، فإننا سنعود باستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي. हूती ग्रुप की इस 4 रोजा वार्निंग को शायद अमेरिका इजराइल ने हल्के में लेने की कोशिश की और उसे कम आंका था। अमेरिका ने शायद ये समझा था कि हूती सिर्फ हवा में बातें कर रहा है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ इतना बड़ा हमला करने की कोशिश सिर्फ हूती ही कर सकता है और उसने ऐसा वाकई में करके दिखाया है। अल जजीरा में शाया हुई खबर के मुताबिक यमनी रेजिस्टेंस ग्रुप हूती ने 48 घंटों में दूसरी बार अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाकर अरब देश के खिलाफ घातक हमले को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की। हूती ग्रुप के तर्जुमान याह्या सारी ने बयान जारी करते हुए कहा कि हूती ग्रुप के ये हमले यमन पर अमेरिकी हमलों का बदला है। हूती लड़ाकों ने एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी ट्रूमैन और उसके साथ के कई जंगी जहाजों पर 18 मिसाइलें और कई ड्रोन से हमले किए। ये पिछले 24 घंटों में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप हूती के जरिए अमेरिकी नेवी पर किया गया दूसरा हमला था। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह हूतियों ने कहा था कि वो गजा पर इजराइल की चल रही नाकाबंदी की वजह से रेड सी में इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाना फिर से शुरू करेंगे, जिसके बाद अमेरिका ने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में यमन पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे, जिसमें दर्जनों यमन के लोग मारे गए और कई दीगर जख्मी हो गए थे। आपको बता दें कि गजा जंग के आगाज से हूतियों ने यमन के साहिल से कई अमेरिकी और इजरायली जहाज़ों को निशाना बनाकर अपनी मुहिम जारी रखी, जबकि इजराइल पिछले 18 महीनों से गजा पर बमबारी कर रहा है। जनवरी में गजा में सीज़फायर के ऐलान के बाद हूती ग्रुप ने अपने ड्रोन और मिसाइल के हमले रोक दिए थे, लेकिन अब एक बार फिर हूतियों के हमले शुरू हो गए हैं। लेकिन अब इजराइल के जरिए गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी को देखते हुए हूतियों ने अपने हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी जहाज़ों पर हूती के ताबड़तोड़ हमलों के बाद हूती चीफ ने भी अमेरिका इजराइल के खिलाफ बड़ी चेतावनी जारी की। प्रेस TV के मुताबिक हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि हमने अमेरिका और इजराइल को पिछले हफ्ते जो डेडलाइन दी थी उसकी मुद्दत अब खत्म हो चुकी है। अमेरिका ने यमन पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब अमेरिका की इन कार्रवाइयों का जवाब हम हमले से देंगे और हम अमेरिकी दुश्मन और उनके हमलों और उसके जबर का जवाब मिसाइल हमलों से देंगे, जिसमें उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वॉरशिप्स और जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। अल हूती ने आगे कहा कि जब तक इजराइल और अमेरिका अपना जबर और जुल्म जारी रखेंगे तब तक उनके बहरी जहाजों पर बैन जारी रहेगा और अब इन पाबंदियों में अमेरिकी जहाज भी शामिल हो गए हैं। अल हूती ने आगे कहा कि ये हमारी पसंद है, हमारा फैसला है और हमारा नजरिया है कि हम इजराइल और अमेरिका के जबर के आगे बिल्कुल भी घुटने नहीं टेकेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ जंतर मंतर पर एहतजाज कर रही है, जहां भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एहतजाज किया। AIM-PLB ने इस बिल को वापस लेने की मांग की है, तो वहीं मरकज के लीडरान ने साफ कर दिया कि ये देश कानून के हिसाब से चलेगा। बता दें कि माना जा रहा है हुकूमत मौजूदा बजट सेशन के दूसरे हिस्से में वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश कर सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ बिल 2024 के खिलाफ चल रहे एहतजाज के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी पुलिस नफरी तैनात की गई। एहतजाज में भाग लेने के लिए AIM-IM के MP असुद्दीन ओवैसी भी जंतर मंतर पहुंचे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर
उबैदुल्ला आजमी ने कहा कि हमारे सभी मजहबी मामलों की हिफाजत की जिम्मेदारी भारत का आइन देता है। जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, वैसे हमारे लिए वक्फ की हिफाजत भी जरूरी है। तो वहीं बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये एक सियासी एहतजाज है, बिल अभी तक पेश भी नहीं किया गया। कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमें कहीं किसी से गुरेज नहीं कि कोई कैसे जिंदगी बिता रहा है, बस हमें हमारे हिसाब से जीने दिया जाए। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी की हुकूमत जो बिल ला रही है उसका मकसद एक ही है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर फसाद होते रहे। दिल्ली में वक्फ को 130 संपत्ति है जिसके बारे में कहते हैं कि सरकार की जमीन है। ये बिल पास हुआ तो किसी भी जमीन को कहेंगे कि ये सरकार की जमीन है। कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं कि वक्फ का कितना करीबी ताल्लुक हमारी तहजीब से है, हमारी तहजीब से है, हमारे ईमान से है। और ये सवाल एक बड़े पैमाने पे सवाल उत्तराखंड में उठा है, जो UCC का मामला आया है वहां पर ये सवाल उठा है। हमें कहीं किसी से ये गुरेज नहीं कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक कुछ कहना है तो ये कहना है कि हमको हमारी जिंदगी अपने उसूलों पर जीने दीजिए, अपने ईमान पर जीने दीजिए। तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है, उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पर अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो, या ओवैसी की पार्टी AIM हो, या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मुस्लिमों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी जमकर तारीफ हो रही है। अपने अलग अंदाज और अपने जवाबी रुतबी बातों के लिए मशहूर नितिन गडकरी ने एक बयान मुसलमानों को लेकर दिया है। उनका कहना है कि अगर मुस्लिम कौम से ज्यादा IAS और IPS निकलते हैं तो इससे सोसाइटी का नाम रोशन होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि वो जात और मजहब को कभी नहीं लाते, क्योंकि कोई भी इंसान उसके अच्छे कामों से बड़ा होता है। उन्होंने सियासत की बात करते हुए कहा कि जो करेगा जात की बात उसे मारूंगा लात। राजनीति में जात और धर्म की बहुत सी बातें चलती हैं। मैंने बोला मैं अपने हिसाब से चलूंगा, जिसे वोट देना होगा वो देगा और जिसे नहीं देना होगा वो मत दे। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा एजुकेशन की किसी को जरूरत है तो वो मुस्लिम है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की, तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि 5 ही धंधे समाज में लोकप्रिय है: चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, IAS, IPS ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़ें, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा से पहले केदारनाथ से बीजेपी की MLA आशा नौटियाल ने केदारनाथ धाम में मांस, मछली और शराब जैसी गलत काम कर रहे गैर हिंदुओं पर बैन लगाने की मांग की है। आशा नौटियाल ने कहा कि कुछ लोग की धाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नौटियाल को यहां एक वीडियो में कहा कि हाल ही में यात्रा की तैयारियों को लेकर मकामी होटल, ढाबे के मालिकों और घोड़े खच्चर रखने वाले लोगों के साथ हुई एक मीटिंग में यह बात खुलकर सामने आई।
उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया था कि गैर हिंदू लोग वहां मांस, मछली और शराब के बिजनेस जैसे गलत कामों में मुलविस हैं। बीजेपी एमएलए ने कहा कि जो भी लोग धाम को बदनाम करने का काम करते हैं उन पर बैन लगाना ही चाहिए। नौटियाल ने यह भी कहा कि केदारनाथ और सूबे के दूसरे धामों के दर्शन के लिए पूरे मुल्क और दुनिया से अकीदत के साथ लोग आते हैं, इसलिए उनकी अकीदत को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक अवामी नुमाइंदा होने के नाते उनका ये फर्ज बनता है कि वो मकामी लोगों के जरिए उठाई गई मांगों को सही सतह पर रखे और तय करे कि गलत सरगर्मियों पर रोक लगाई जाए। जो केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि लोग बड़ी आस्था के साथ महीनों लगा करके वहां पर दर्शन के लिए आते हैं, बाबा के दर्शन के लिए, और जिस भाव से वो वहां पर आते हैं उसी भाव से वो दर्शन करके जाएं। ऐसा मेरा मन है, और इसी तरह से जिस तरह से उस धाम की छवि है वो छवि किसी तरह से धूमिल न हो और लोगों के मन के अंदर जो आस्था रहती है वही आस्था वापस जाए वो उसी आस्था को लेके। तो निश्चित तौर पर वो तो गैर हिंदू ही हैं जो मतलब बाहर से आके वहाँ पे ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं और धाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद मरकज की एक कमेटी ने निजामी उमामी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की क़यादत में देहरादून का दौरा किया और उत्तराखंड में मदरसे को बंद करने के मामले में उन मदरसों को चलाने वालों से मुलाकात की और बातचीत भी की। बता दें कि ग्रुप ने दौरे में देहरादून के बंद मदरसों का मुआयना किया और वहां के ऑपरेटर से तफसील से बातचीत करके जमीनी सूरत का यानी कि हाल का जायजा लिया। ग्रुप ने देहरादून के मदरसा अनवर हयातुल्लाह उलूम और मदरसा अबू बकर सिद्दी छोटा भारूवाला का भी दौरा किया, जो मुकम्मल तौर पर सील है और उन मदरसों के दरवाजों पर सरकारी ताला लगा हुआ है। उन सभी मदरसों के ऑपरेटर्स से पेश आने वाली मुश्किलात और कानूनी पहलुओं के बारे में बताया। जमीयत उलेमा हिंद के समूह ने मदरसा के संचालकों को यकीन दिलाया कि जमीयत उलेमा हिंद कानूनी तरीके से उनके हक की लड़ाई लड़ेगा। ग्रुप ने इस पर ज्यादा जोर दिया कि मदरसों के तालीम को फौरन शुरू करवाना जरूरी है। जमीयत उलेमा हिंद एक रिपोर्ट तैयार कर रही है जिसकी रोशनी में जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत के मुतालिक तय किया जाएगा। जमीयत उलेमा हिंद के दौरे पर मौजूद कमेटी में कुल 15 लोग थे। कांग्रेसी एमपी इमरान मसूद के होली खेलने के बाद उन्हें मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने नसीहत दी कि ऐसा कोई काम न करे जो शरीयत के खिलाफ हो। इस पर अब कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने करारा जवाब दिया है। बता दें कि देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने अपने एक वीडियो में कहा है कि अगर हम मुस्लिम हैं तो हमें इस हकीकत से वाकिफ रहना चाहिए। शरीयत में कुछ दायरे दिए गए हैं, उन्हें निभाना जरूरी है। कुछ वसूल दिए गए हैं, उन्हें निभाना जरूरी है। हम भाईचारे के लिए ऐसे काम कर सकते हैं जो शरीयत के खिलाफ होते हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुस्लिम लीडर पर साबित नहीं होता, ये तमाम मुस्लिमों पर साबित होता है। उन्होंने कहा कि अगर आपको भाईचारा बढ़ाना है और कायम रखना है तो इसके और भी कई तरीके हैं, जरूरी नहीं कि हम गैर इस्लामी रस्में निभाएं। इसके जवाब में कांग्रेस लीडर इमरान ने कहा कि उन्हें और उनके अल्लाह के रिश्तों में किसी की दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। एक कार्यक्रम के दौरान मौलानाओं के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ला इल्लाह इल अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह कहने के बाद मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरे और अल्लाह के बीच मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह का काम है कि मुझे क्या सजा देनी है। मैंने ये कह रहा हूँ कि आप रंगों के ये मोहब्बत के रंग हैं, इनमें नफरत क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? ये तो मोहब्बत के रंग हैं, आप इसमें नफरत क्यों ढूंढ रहे हो? मैं पैगाम दे रहा हूँ कि रंग लगने से कुछ हो गया, मैं भी जाकर के नहा करके नमाज पढ़ने के लिए चला जाऊंगा, खत्म बात। और क्या है, और क्या है इसके अलावा बताइए मुझे? क्या रोज आप सड़कों के ऊपर घूमते हो, सड़कों के ऊपर नहीं लगते? इंडिया की टीम जीत गई थी, सैकड़ों टोपी वाले खड़े हुए थे घंटा घर के ऊपर और गुलाल उड़ रहा था, तब क्या हो रहा था भाई? ये क्या तमाशा बना दिया आपने देश के अंदर? आप मस्जिदें ढकवा रहे हो, क्या क्यों तमाशा करा रहे भैया आप हमारे साथ? ये तमाशा बंद होना चाहिए। नफरत का काम नहीं, मोहब्बत की बात होनी चाहिए। हम लोग मोहब्बत वाले लोग हैं और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। ये देश मोहब्बतों का देश है। इस देश को, इस देश की तहजीब को, उस गंगा जमनी संस्कृति को जिंदा रखने की ज़रूरत है। इसीलिए आज हम लोगों ने संदेश दिया है कि हम सब लोग मिलकर होली भी मनाएंगे और इसी ईद आ रही है, इंशाल्लाह इसी तरह से ईद भी मनाएंगे। मुल्क भर में शुरू हुआ औरंगजेब तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले में मौजूद औरंगजेब के मकबरे पर खतरा मंडराने लगा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग अब और तेज कर दी है। गैर मुस्लिम तंजीमों ने धमकी दी है कि अगर सरकार कार्रवाई करने में नाकाम रही तो वो कारसेवा करेंगे। इन धमकियों के बीच पुलिस ने शहर में अलर्ट जारी किया है। मकबरे के बाहर भारी फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस को डर है कि अगर भीड़ औरंगजेब के मकबरे तक पहुंच गई तो हालात बिगड़ सकते हैं।
बता दें कि पुलिस इंतजामिया ने मकबरे के लिए सीधी एंट्री पर रोक लगा दी है। खबर यह भी है कि हर वक्त अब औरंगजेब के मकबरे के बाहर 6 पुलिसकर्मी पहरा देने वाले हैं। बता दें कि बजरंग दल और वीएचपी का कहना है कि छत्रपति संभाजी नगर के खुलदाबाद में वाक़ औरंगजेब का मकबरा एक तफरीक अंग्रेजी की अलामत है और यह फिरके वाराना कलह को बढ़ावा देता है। दोनों ग्रुपों ने इसे हटाने की मांग करते हुए पूरे महाराष्ट्र में तहसीलदार और जिला कलेक्टर दफ्तरों के बाहर एहतजाज का मंसूबा बनाया है। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ दिन पहले औरंगजेब के मकबरे के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार चाहती है कि उनके मकबरे को हटा दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने होली के दिन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में खुले में नमाज पढ़े जाने से जुड़े मामले के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अफसर शिव प्रताप सिंह ने बताया कि IIMT यूनिवर्सिटी कैंपस में खुले में नमाज अदा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस मामले में मेन मुलजिम खालिद मेवाती को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया है। मामले में गंगानगर थाने में कार्तिक हिंदू नामक शख्स की शिकायत पर मेवाती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। IIMT यूनिवर्सिटी के तर्जमान सुनील शर्मा ने बताया कि एडॉर्नी तहकीकात में पाया गया कि यूनिवर्सिटी में माहौल बिगाड़ने के इरादे से बिना इजाजत परिसर में खुले में नमाज पढ़ी गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया। यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट ने वीडियो अपलोड करने वाले खालिद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि मुलजिमों के खिलाफ BNS की धारा 299 यानी कि जानबूझकर किसी मजहब या मजहबी ईमान का तौहीन करना और 2008 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मामले को लेकर खालिद प्रधान और 3 सिक्योरिटी को सस्पेंड भी कर दिया। संभल की जामा मस्जिद में पुताई का काम शुरू हो गया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मार्च को हुक्म दिया था। अदालत की हिदायत के बाद ASI की टीम ने 13 मार्च को माप लिया और तशखीस की। इस मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को की जानी है। ASI के जरिए इस काम के लिए आए ठेकेदार ने ANI से बात करते हुए कहा कि ये काम 1 हफ्ते के अंदर पूरा होने की उम्मीद है और इस पर 8 लोगों की एक टीम काम कर रही है। उन्होंने कहा टोटल 8 लोग काम पर हैं। सफेदी का काम शुरू हो गया है। हम 1 हफ्ते के अंदर काम पूरा कर लेंगे। हमें सिर्फ मस्जिद की सफेदी करने की हिदायत दी गई है। हमें ASI ने यह काम सौंपा है। कोर्ट के हुक्म के बाद संभल के शाही जामा मस्जिद इलाके में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है और रमजान से पहले 3 लोगों की टीम पेंटिंग के काम की देखरेख कर रही है। तकरीबन 9-10 लोग आज लगे हुए हैं और कल को इसमें और बढ़ा दिए जाएंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा, जितनी जल्दी भी हो सकेगा, हम इस काम को पूरा कराएंगे। ऐसे तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम पूरा करा लेंगे। अभी 10-20 लोग और आएंगे। आज तो 9-10 लोग हैं जो ASI ने बुलाए हैं और हो सकता है कल 10-20 लोग और बढ़ा दिए जाएं, वक्त को देखते हुए, वक्त की कमी को देखते। PM नरेंद्र मोदी ने लेक्स फ्रिडमैन के पॉडकास्ट में भारत चीन रिश्तों पर बातचीत की। इस दौरान PM ने तनाज़ों को बातचीत से सुलझाने की बात भी कही। उन्होंने तारीखी और सकाफती रिश्तों पर जोर देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों को आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। PM नरेंद्र मोदी ने लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक पॉडकास्ट में भारत चीन रिश्तों, भारत पाकिस्तान मुद्दे, रूस यूक्रेन जंग में भारत के किरदार और गोधरा दंगों पर बात की। मोदी ने कहा कि भारत और चीन पड़ोसी होने के नाते इख्तलाफ कुदरती हैं, लेकिन इख्तलाफात को टकराव में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने भारत के अमन के किरदार पर जोर दिया। PM मोदी ने 3 घंटे लंबे पॉडकास्ट में कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने भारत और चीन के बीच रिश्तों को आलमी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अहम बताया। पड़ोसी देशों के बीच इख्तलाफात को परिवार के मेंबरों के बीच इख्तलाफ की तरह कुदरती बताया। PM मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ अपनी मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा, ताहम सदर शी के साथ हाल ही में हुई बैठक के बाद हमने सरहद पर नॉर्मल हालात की वापसी देखी है। हम अब 2020 से पहले के हालातों को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। PM मोदी ने कहा, एक वक्त चीन में बौद्ध धर्म का गहरा असर था और उस दर्शन का उद्भव भारत में हुआ। उन्होंने कहा, मुस्तकबिल में हमारे ताल्लुक उतने ही मजबूत रहने चाहिए और आगे बढ़ते रहने चाहिए। इख्तलाफ कुदरती है। जब 2 पड़ोसी देश होते हैं तो कभी कभी गैर रजामंदी होती है। इस दौरान PM मोदी ने पाकिस्तान पर भी अपनी राय रखी। न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन भारत आए हुए हैं। PM नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन के साथ 2 तरफा मीटिंग की। इसके साथ ही भारत और न्यूजीलैंड ने डिफेंस समझौते पर दस्तखत किए। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रक्षा सुरक्षा संबंधों को संस्थागत रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष को उनके देश में कुछ गैर कानूनी तत्वों पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने पर चिंता से अवगत कराया। मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने, विशेष रूप से व्यापार, रक्षा, शिक्षा और कृषि के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक वार्ता की। बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड रक्षा अपने रिश्तों को और मजबूत करेगा
और व्यापार साथ करने से भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होंगे। उन्होंने कहा, हम दोनों आतंकवाद के खिलाफ एकमत हैं, चाहे वो 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकवादी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला। किसी भी रूप में आतंकवाद अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अलगाववादी हमलों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। मोदी ने कहा कि हम आतंकवाद, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। मोदी ने कहा कि भारत को विश्वास है कि उसे इन सभी गैरकानूनी तत्वों के खिलाफ न्यूजीलैंड सरकार से सहयोग मिलता रहेगा। मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि हम विस्तारवाद की नहीं बल्कि विकास की नीति में विश्वास करते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप जब्त करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मुबारकबाद दी है और कहा कि ड्रग्स की तलाश जारी है, ड्रग्स कार्टेल के लिए कोई रहम नहीं। नशा मुक्त भारत की तामीर की मुहिम को रफ्तार देते हुए 88 करोड़ रुपए की ड्रग्स की एक बड़ी खेप जब्त की गई। साथ ही इम्फाल और गुवाहाटी में आलमी ड्रग कार्टेल के 4 मेंबरों को गिरफ्तार किया गया, जिसे लेकर वजीर दाखिला अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ड्रग के गिरोह के लिए कोई रहम नहीं। साथ ही वजीर दाखिला अमित शाह ने एनसीबी की टीम को भी मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि एनसीबी गुवाहाटी जोन के अफसरान ने असम मिजोरम सरहद पर एक एसयूवी को रोका और उसकी जांच करने पर गाड़ी के स्पेयर टायर के अंदर छुपाई गई मेथाम्फेटामाइन टैबलेट बरामद की। इस मामले में ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग सिंडिकेट में शामिल 4 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट इलाके में अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से मशियात की तस्करी के नजरिए से भारत के सबसे कमजोर इलाकों में से एक के रूप में उभरा है। इस कमजोरी की पहचान करते हुए वजारत दाखिला ने इलाके में ड्रग्स के खिलाफ जंग को और मजबूत करने के लिए साल 2023 में एनसीबी की ताकत और बढ़ा दी। एलन मस्क की कंपनी XAI का ग्रोक AI इन दिनों बहस में है। ये AI अब हिंदी में बात करने लगा है और गालियां भी देने लगा है, जो लोगों को हैरान कर रहा है। हिंदी में गाली देने पर ग्रोक का देसी अंदाज अब पलटवार करेगा, ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। एलन मस्क की कंपनी X का ग्रोक AI इन दिनों सुर्खियों में है। ये AI अब हिंदी में बात करने लगा है और वो भी गालियों के साथ, जो लोगों को हैरान कर रहा है। हिंदी में गाली देने पर ग्रोक देसी अंदाज में पलटवार करेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। पता चला है कि ग्रोक को हिंदी गालियां सिखाई गई हैं। अगर कोई उसे X पर गाली देगा तो वो भी गाली से जवाब देगा। ये बात एलन मस्क ने खुद कही। ग्रोक को ऐसा बनाया गया है कि वो यूजर की जुबान में जवाब दे सके। अगर आप उसे अंग्रेजी में ताने मारेंगे तो जवाब अंग्रेजी में ही मिलेगा, लेकिन हिंदी में गाली देने पर वो देसी अंदाज में पलटवार करेगा। जब से ये खबर फैली है, लोग इसे आजमा रहे हैं और उसी तरह से जवाब भी मिल रहे हैं। कुछ यूजर्स ने ग्रोक से पूछा कि क्या तुम सच में गाली दे सकते हो? जवाब में ग्रोक ने कहा, हाँ, ट्राई करके देख लो। ये चैट भी अब वायरल हो रही है। ग्रोक को XAI ने बनाया है ताकि वो सवालों के जवाब दे सके, लेकिन उसका ये अंदाज सबको हैरानी में डाल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ग्रोक अब सिर्फ AI नहीं रहा, वो एक देसी दोस्त की तरह बात कर रहा है। X पर यूजर इसके साथ खूब खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी ने ग्रोक से कहा, तू तो बड़ा शातिर निकला। इसके जवाब में ग्रोक ने कहा, हाँ भाई, मैं तो ऐसा ही हूँ। अब इस बोलने के बिंदास स्टाइल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ग्रोक के खूब चर्चे हो रहे हैं। लोग इसे सबसे मजेदार AI बता रहे हैं। यह खबर बताती है कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। ग्रोक का हिंदी में गालियां देना लोगों को हैरान कर रहा है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या AI को ऐसा होना चाहिए? कुछ लोग इसे मजेदार बता रहे हैं तो कुछ लोग इससे हैरान हैं। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।